अदब बटा अदीब बटे और ऐसी बटी बटी शख्सियतों में हमारी अमृता प्रीतम भी शामिल है। कहती हैं कि आज आखां वारिस शाह नू कि तो कबरां विच्चों बोल। उनकी ये कविता सरहद पार और सरहद आर, यानी इस पार और उस पार, दोनों तरफ सैकड़ों हजारों लाखों लोगों को याद है। पाक पंजाब के गुजरांवाला शहर में जन्मी अमृता कौर ब्रिज भाषा के विद्वान व अपने समय के चर्चित कवि करतार सिंह हितकारी की बेटी थी। हितकारी एक पत्रिका भी चलाते थे, सिख धर्म के प्रचारक भी थे और ब्रिज भाषा के विद्वान भी माने जाते थे। अमृता की उम्र 11 बरस थी जब मां चल बसी। तभी दोनों बाप बेटी लाहौर आ गए और इस शहर में 47 तक ठौर ठिकाना इनका बना रहा। अमृता का पहला काव्य संग्रह अमृता लहरा 17 वर्ष की उम्र में छप गया। वैसे 16 वर्ष की उम्र में ही उनकी शादी लाहौर के अनारकली बाजार के एक प्रसिद्ध होजरी व्यापारी के बेटे व पेशे से एक पत्रकार प्रीतम सिंह से हो गई। तभी से उनके नाम के साथ प्रीतम जुड़ गया और निजी जिंदगी में अनेकों उतार चढ़ाव के बावजूद वो नाम कभी कटा नहीं, हमेशा जुड़ा रहा। 1936 से 43 की अवधि में उनके 6 नए कविता संकलन भी आए। रोमानी संसार से अमृता का झुकाव प्रगतिशील लेखक आंदोलन की ओर झुका। 1944 में लोक पीड़ के नाम से संकलन आया। उसमें बंग भंग की पीड़ा और दूसरे विश्व युद्ध से उपजे आर्थिक सामाजिक संत्रास का बयान था। इस बीच उसे लाहौर रेडियो स्टेशन पर उद्घोषक की नौकरी मिल गई। वह प्राय अदबी कार्यक्रमों की प्रस्तुति करती रही। आज भी अगर लाहौर रेडियो स्टेशन के एक स्टूडियो में अन्य अदीबों के साथ अमृता का भी एक चित्र टंगा है। विभाजन से पहले वैसे साहिर लुधियानवी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी, मगर दोनों के मध्य निकट संबंधों की चर्चा 1960 के आसपास हुई। इसी वर्ष अमृता अपने पति से अलग हो गई और साहिर के साथ अपने संबंधों को उसने अपने आत्मकथात्मक कृति रसीदी टिकट, बहुत ही मशहूर रसीदी टिकट है, उसमें इस बात को उन्होंने स्वीकार किया। इस बीच उन दिनों की चर्चित सिने गायिका सुधा मल्होत्रा के साथ साहिर के प्रेम प्रसंग की चर्चा होने लगी, तो अमृता ने साहिर से थोड़ी दूरी बना ली, मगर उसने साहिर के साथ अपने संबंधों को कभी नकारा नहीं। उन्हीं दिनों उसकी जिंदगी में इमरोज का प्रवेश हुआ और लगभग 40 वर्ष तक यह संबंध चलता रहा। अमृता की अंतिम सांस तक इमरोज ने इस अघोषित व अपरिभाषित संबंध को निभाया। लेखक लिखते हैं कि मुझे याद है वह अवसर जब हौज खास स्थित अमृता प्रीतम के निवास पर मेरा जाना संभव हुआ। एक बार तो फैज साहब के साथ यह सौभाग्य मिला जब वह भारत आए हुए थे। अमृता ने अपने आवास की छत पर खुले में उनके स्वागत में एक छोटी सी दावत रखी थी। देवेंद्र सत्यार्थी भी थे, खुशवंत सिंह भी थे, डॉक्टर हरभजन सिंह व कुछ अन्य चर्चित शख्सियतें भी थी। उस दिन देखा था तो अचरज हुआ था कि भीतर दीवार पर अमृता के साथ वाली दीवार पर इमरोज की ही पेंटिंग्स टंगी हुई हैं। अमृता की कृतियों के लगभग सभी मुख्य पृष्ठ इमरोज ने ही तो बनाए थे। उन मुख्य पृष्ठों के आकार के फ्रेम उस घर में लगे थे। घर के बाहर भी उन दोनों के नाम पर एक ही नेम प्लेट लगी थी। एक तरफ एक कमरा था जिसमें इमरोज और अमृता मिलकर नागमणि नामक पत्रिका निकालते। कहा जाता है कि उसकी हैंड कंपोजिंग वो दोनों मिलकर करते थे। कभी कंपोजिटर रखते भी तो उसकी मदद स्वयं करते थे। पत्रिका का प्रकाशक वहीं से होता था, पत्रिका का प्रकाशन वहीं से होता था। उसकी प्रिंट लाइन में दोनों का नाम संपादक या मालिक या प्रकाशक के स्थान पर कामे अर्थात काम करने वाले के रूप में दर्ज होता। कमाल के ये लोग थे, और अब कहा जाए तो कहाँ गए ये लोग। एक अलग किस्म का रिश्ता था दोनों के मध्य। 1972-73 में मुझे आकाशवाणी उदयपुर के सेंटर से एक निमंत्रण मिला
उस दिन इमरोज भी साथ थे, लेकिन साक्षात्कार के समय वह कुछ समय के लिए घूमने निकल आए। अवसर मिलते ही मैंने एक प्रश्न कर डाला, आप इमरोज के साथ अपने रिश्तों को क्या नाम देंगी? उसका उत्तर था, यह रिश्ते सधे सधाए चालू प्रकार के रिश्तों की परिधि से बाहर हैं। इसे समझना बेहद आसान है और बहुत मुश्किल भी। कुछ रिश्ते वैसे भी तो होते हैं जिन्हें परिभाषा देना या शब्दों में बांधना मुश्किल होता है। इन रिश्तों को जानने के लिए उन्हें महसूस करना होता है। मैंने कुछ और कुरेदना चाहा तो उन्होंने मुस्कुराकर टाल दिया और कहा, और भी बहुत कुछ होगा पूछने के लिए, चलिए इस छोटे दायरे से बाहर निकलकर अदब की कुछ बातें करते हैं। ऐसी थी अमृता। अमृता 1961 तक आकाशवाणी दिल्ली में सेवारत रही। बाद में 33 बरस नागमणि का संपादक जारी रखा और तो और प्रकाशन भी। साहित्य अकादमी का पुरस्कार उन्हें 1956 में मिला। उनकी कृति सुनेहे यानी संदेशे, 1982 में कागज और कैनवास पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1969 में पद्मश्री, 2004 में पद्म विभूषण, उसी वर्ष साहित्य अकादमी की फेलोशिप आदि ढेरों सम्मान मिले। और कुछ सम्मान तब मिले जब वह लगभग होश खो बैठी थी। पंजाब रत्न का सर्वोच्च सम्मान तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हौज खास जाकर स्वयं भेंट किया था। तब तक वह सुध बुध खो चुकी थी। दिल्ली विश्वविद्यालय, जबलपुर विश्वविद्यालय और विद्या भारती ने उन्हें मानद डिलीट भी दी, लेकिन अमृता ने अपने नाम से पहले कभी डॉक्टर नहीं जोड़ा और पीछे से प्रीतम कभी नहीं हटाया। हालांकि प्रीतम सिंह से औपचारिक संबंध विच्छेद हो चुके थे, मगर जब वे अपने अंतिम दिनों में गंभीर रूप से बीमार हुए तो अमृता व इमरोज दोनों ने उनकी खूब खिदमत की। अतीत के संबंधों के निर्वहन का यह अनूठा रूप था। ऐसे थे वो लोग। फैज साहब के साथ जब गया था तब फैज साहब ने भी पूछा था, अमृता लाहौर याद नहीं आता? और जवाब था, याद का सवाल तब हो जब कुछ भूला हो। फैज साहब ने लाहौर आने का निमंत्रण दिया तो बोली, डर लगता है, इसलिए कभी गई ही नहीं। डर यह है कि कहीं पुरानी बातें फिर वहीं ना रख लें। वैसे भी आखिरी दिनों की वहशत इतने सालों से जहन पर हावी है कि उन गलियों कूचों में जाने पर पुराने जख्मों के हरा होने का डर सताता है। अमृता 1986 से 92 तक राज्यसभा की मनोनीत सांसद भी रही। उम्र के आखिरी दिनों में सुध बुध खोने से पहले पाकिस्तान की पंजाबी अकादमी ने उन्हें अपना सर्वोच्च सम्मान दिया और उन्हें वहाँ के पंजाबी शायरों ने वारिस शाह की मज़ार से छुआकर चादर व ढेरों उपहार भेजे। तब अमृता की प्रतिक्रिया थी, बड़े दिनों के बाद मायके को मेरी याद आई। 2007 में अमृता गुलजार की आवाज़ में एक ऑडियो एल्बम भी आया। अब उनकी ज़िंदगी पर एक फिल्म बनने की तैयारी है, ऐसी बातें चल रही हैं। उसने अपनी ज़िंदगी में 28 उपन्यास, 18 काव्य संग्रह, 5 कहानी संकलन व 16 अन्य विषयों एवं विधाओं की पुस्तकें सहित साहित्य जगत को दी हैं। इनके अनुवाद हिंदी, अंग्रेजी व बांग्ला के अलावा रूसी, फ्रेंच व कुछ अन्य भाषाओं में भी प्रकाशित हुए। जीवन के अंतिम मोड़ पर अमृता अध्यात्म व दर्शन की ओर मुड़ गई। ओशो की अनेक पुस्तकों, विशेष रूप से एक ओंकार की भूमिका का लेखन व काल चेतना, अज्ञात का निमंत्रण, अक्षरों के साए आदि कृतियां इसी बदलाव का संकेत थी। अमृता की कृति धरती, सागर ते सिप्पियां, इस पर 1965 में पहली फिल्म बनी। उनकी कहानी पर डाकू नाम से बासु भट्टाचार्य ने भी फिल्म बनाई। पिंजर को चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने बनाया। विभिन्न विधाओं व संबंधों के विभिन्न आयामों को जीने का यह सिलसिला भारत व पाक में समान रूप से चर्चा में रहा। पाकिस्तान से आने वाले हर लेखक कलाकार के लिए अमृता से मुलाकात किसी ज़ियारत से कम नहीं थी। मगर अमृता के जाने के बाद का किस्सा बेहद पीड़ादायी रहा। उसका वह घर जो अदीबों और साहित्यकारों के लिए
एक वर्ग के लिए ज़ियारत का केंद्र था, एक प्रॉपर्टी डीलर ने खरीद लिया। इमरोज़ टूटे मन से वहाँ से एक फ्लैट में रहने चले गए। मकान के स्थान पर एक व्यापारिक केंद्र बन गया। सिर्फ 35 या 38 लाख में बिकी उस ज़ियारत गाह से प्राप्त राशि बेटे के भी काम नहीं आई। अमृता की नज़में आज भी भारत और पाक के हज़ारों बाशिंदों को ज़ुबानी याद हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में अब भी उसकी कृतियाँ पाठ्यक्रम का भाग हैं। मगर अमृता विभाजन के बाद एक बार भी लाहौर जाने का साहस नहीं जुटा पाई, क्योंकि उसे डर था कि कहीं मेरे मायके वाले मुझे रख ना लें। इस सारे वाक्य को, इस लेख को जिसने लिखा है वो अदब के, अदीबों के बहुत ही चहेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हमारे प्रिय आदरणीय डॉक्टर चंद्र त्रिखा की, जिन्होंने लिखा है कि ये वो अदीब लोग थे जो सांझे पुल का काम करते थे। ये लोग चले गए और वो पुल ढह गए। ऐसे ही कुछ और वाक्य आप लोगों के सामने पहले भी लाता रहा हूँ और आइंदा भी ज़रूर लेके आऊँगा। शुक्रिया।